विलयन का घटक ही पढ़ रहे थे ना। विलयन के घटक में हमने देखा कि विलयन के दो घटक होते हैं, एक विलेय और एक विलायक। विलायक होता है घोलने वाला और विलेय होता है क्या, घुलने वाला। ये दो चीजें हमारे पास थी। उसके बाद हमने जब इसकी पहली परिभाषा पढ़ी तो हम इसी आधार पर पढ़ लिए थे कि विलयन में वह घटक जो दूसरे घटक को अपने में घोल लेता है क्या कहलाता है, विलायक। मतलब जो दूसरे घटक को अपने में घोल लेता है, जैसे पानी ने चीनी को अपने में घोल लिया तो पानी हो गया विलायक, और जबकि दूसरा घटक अर्थात जो घुला वो क्या हो गया, विलेय। दूसरा प्रकार हमने देखा कि विलयन के जिस घटक की प्रावस्था या भौतिक अवस्था, प्रावस्था गलत बोल, विलयन के जिस घटक की भौतिक अवस्था विलयन के जैसी होती है वो विलायक होता है, और दूसरा बचा हुआ क्या होता है, विलेय। जैसे हमने चीनी और पानी के विलयन में देखा, जब हमने शरबत बनाया तो शरबत भी द्रव दिखा हमें, और चीनी और पानी को जब मिलाया था तो उसमें पानी द्रव था। इसका मतलब पानी की भौतिक अवस्था शरबत की भौतिक अवस्था के जैसी थी, इसीलिए क्या हुआ, पानी विलायक था और चीनी ठोस था, तो इसलिए वो विलेय रह गया। हो गया। तीसरा हमको पढ़ना है कि यदि विलेय और विलायक दोनों द्रव हो तब कैसे पहचाने कि कौन विलेय है और कौन विलायक है। तो लिखेंगे हम तीसरा नंबर, यदि तीसरी परिभाषा है, यदि विलयन में उपस्थित दोनों घटकों, यदि विलयन में उपस्थित दोनों घटकों की मूल भौतिक अवस्था विलयन के ही जैसी है, विलयन के ही जैसी है, मूल भौतिक अवस्था विलयन के ही जैसी है, तो जिस घटक की मात्रा अधिक होगी, जिस घटक की मात्रा अधिक होगी, जिस घटक की मात्रा अधिक होगी वह विलायक होगा, वह विलायक होगा, वह विलायक होगा। जबकि कम मात्रा वाला घटक विलेय होगा, कम मात्रा वाला घटक विलेय होगा। हो गया ना। हो गया। जैसे अब देखो, दो जगह पे हमने शराब लिया है। शराब कैसे बनता है, अल्कोहल में क्या मिलाने से, पानी मिलाने से। सब लोग मिलाए होंगे। दूसरे बर्तन में भी हमने शराब रखा, इसमें भी पानी में मिला था अल्कोहल। अब डिसाइड तुम लोग को करना है कि कौन सा मिलाए हो तुम लोग, ठीक है। पहला जब हमने मिलाया
तो इसमें अल्कोहल था 10%, बाकी कितना परसेंट बचा? 90% बचा, वो क्या था? जल। दूसरा हमने जब लिया तो इसमें अल्कोहल था 90%, ठीक है, तो बाकी कितना बचा? 10%, वो क्या था? जल था। तो अब यहां पर तुम बता सकते हो कि जब 10% अल्कोहल का विलयन लिया गया, 10% अल्कोहल का, अर्थात उसमें 10% अल्कोहल था, बाकी बचा कितना? 90% जल था, तो किसकी मात्रा अधिक है? जल की मात्रा अधिक है, अर्थात 10% अल्कोहल के विलयन में जल विलायक होता है और अल्कोहल क्या होता है? विलेय होता है। जबकि 90% अल्कोहल के विलयन में 90% अल्कोहल होगा और पानी कितना परसेंट होगा? 10% होगा। तो इसमें अल्कोहल की मात्रा अधिक है, इसलिए विलायक अल्कोहल होगा और विलेय कौन होगा? जल होगा। ठीक है, तो अपने हिसाब से मिला के तुम लोग लेना जितना लेना होगा। ठीक है, ज्यादा हिलने डुलने मन करेगा 90% वाला मिला लेना, कम हिलना डुलना है तो 10% वाला मिलाना। देखो जैसे में 10% अल्कोहल के जलीय विलयन में 10% अल्कोहल के जलीय विलयन में 10% अल्कोहल के जलीय विलयन में हो गया, अल्कोहल विलेय होगा, अल्कोहल विलेय होगा, अल्कोहल विलेय होगा, हो गया ना, और जल विलायक होगा, और जल विलायक होगा, क्योंकि इसमें अल्कोहल की मात्रा, क्योंकि इसमें अल्कोहल की मात्रा 10%, अल्कोहल की मात्रा 10%, कोष्ठक में लिखना 10%, कोष्ठक में 10% कोष्ठक में रहेगा। अल्कोहल की मात्रा 10%, जल की मात्रा 90% से कम है, 90% से कम है, क्योंकि हम जानते हैं पूरा विलयन होगा तो 100% ही होगा, उससे ज्यादा तो होगा नहीं। जब उसमें 10% अल्कोहल है तो 90% कौन है? जल है। ठीक है, तो जल का इसमें ज्यादा है, इसलिए इसमें जल विलायक होगा, अल्कोहल कम है इसलिए अल्कोहल क्या होगा? विलेय होगा। इसके नाम से ही तुमको पता चल जाएगा। हमने देखो कहा 10% अल्कोहल का जलीय विलयन, जलीय विलयन हमने कह दिया ना, इसका मतलब जल विलायक है। ठीक है, नीचे लिखो जबकि पैराग्राफ चेंज करके लिखना, जबकि 90% हो गया, 90% अल्कोहलीय विलयन, 90% अल्कोहलीय विलयन हो गया में अल्कोहल विलायक होगा, अल्कोहल विलायक होगा, अल्कोहल विलायक होगा, क्योंकि हो गया, इसमें अल्कोहल की मात्रा 90%, अल्कोहल की मात्रा 90%, अल्कोहल की मात्रा 90% हो गया,
जल की मात्रा 10% से अधिक है, जल की मात्रा 10% से अधिक है। हो गया? तो अब यहां से विलयन में विलेय और विलायक पहचानने के तुम्हारे पास 3 तरीके हो गए हैं। पहला कि जो घोलने वाला है वो विलायक, जो घुलने वाला है वो विलेय। सवाल में सबसे ज्यादा यही प्रयोग होगा। जैसे कह देगा 750 ग्राम जल में 250 ग्राम चीनी घुली है, तो कौन घुली है? चीनी। तो जो घुल रहा है वो क्या होगा? विलेय होगा। किसमें घुला है? जल में, अर्थात जल विलायक होगा। तो सवाल में यही प्रोसेस प्रयोग होता है। बाकी अगर तुमसे कोई परिभाषा पूछता है तो दूसरी वाली परिभाषा बताना कि विलयन के जिस घटक की भौतिक अवस्था विलयन के जैसी होती है उसे हम क्या कहते हैं? विलायक कहते हैं। ठीक है? और शेष बचे अवयव को क्या कहते हैं? विलेय कहते हैं। अब जब वो तुमसे तर्क वितर्क करना शुरू करेगा तब तीसरी परिभाषा पे पहुंच हो जाएगा। ध्यान में रखे रहना। जिसकी मात्रा अधिक है वो विलेय होगा, जिसकी मात्रा कम है विलायक होगा, क्योंकि मधु भी तो द्रव ही है। उल्टा बोल दिए कहा? चलो उल्टा बोले तो सीधा समझ तो गए ही हो, भावनाओं को समझ सकते हो। अगली हेडिंग लिखो। विलयनों के प्रकार, टाइप ऑफ सॉल्यूशंस। विलयनों के प्रकार। विलयनों के प्रकार। हो गया? अब देखो विलयन का प्रकार कैसे होगा। इसमें लिखेंगे हम किसी विलयन में विलेय तथा किसी विलयन में विलेय तथा विलायक की किसी विलयन में विलेय तथा विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर विलेय तथा विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर भौतिक अवस्था के आधार पर हो गया ना। विलयन निम्न प्रकार के होते हैं। निम्न प्रकार के होते हैं। हो गया ना? ये ध्यान में रखना है। देखो पहले विलेय लिखेंगे, फिर विलायक लिखेंगे, उसके बाद उदाहरण लिखेंगे। तो सबसे पहले मान लो हमारे पास विलेय था ठोस, ठीक है, जिसमें हमने मिलाया वो भी था ठोस। तो ठोस ठोस का विलयन बन गया, बना। तो इसके कुछ उदाहरण क्या होंगे? परिभाषा इसकी कैसे बताओगे? ऐसा विलयन जिसमें विलेय भी ठोस अवस्था में होता है, विलायक भी ठोस अवस्था में होता है, ठोस विलयन या ठोस ठोस विलयन कहलाते हैं। हो जाएगा ना? ये ध्यान में रखना है। इसका उदाहरण कोई बताओ। विलयन बनेगा, विलयन बनना चाहिए। चीनी और घुल जाएगा एकदम उसमें, बर्फ घुल के पानी बनेगा तभी घुलेगा उसमें।
पीतल का बर्तन लायो घर पे? पीतल का बर्तन लायो? पीतल का बर्तन नहीं लाओगे, देखे तो होगे। पीतल एक क्या है? धातु है। 8 में पढ़े होगे। पीतल एक मिश्र धातु है, एलॉय मेटल, मिश्र धातु, अर्थात इसमें 2 या 2 से अधिक धातुओं का समांगी मिश्रण बनाया जाता है। पढ़े होगे मिश्र धातु की परिभाषा। 2 या 2 से अधिक धातुओं के समांगी मिश्रण को क्या कहते हैं? मिश्र धातु कहते हैं। इसका मतलब ठोस का ठोस में विलयन बनता है। बनता है? कैसे बनाते हैं मिश्र धातु? 2 या 2 से अधिक धातुओं को लेकर उनके गलनांक से ऊपर गलाकर फिर ठंडा करने पर मिश्र धातु बनती है। तो पीतल जब बनता, हमने विलयन में पढ़ा क्या कि विलेय और विलायक को अलग अलग नहीं देख सकते, नहीं देख सकते ना। पीतल लेके आते हो तो पीतल बनता किससे किससे? पिताजी से बनता है। ठीक है, पी से पीतल हो गया, ता से तांबा हो गया, जी से जिंक हो गया। मतलब पीतल बनता है तांबा और जिंक से। तांबा माने कॉपर। ठीक है, तो पीतल किससे बनता है? कॉपर से और जिंक से। हो जाएगा। तो कॉपर और जिंक, जब तुम पीतल का बर्तन ले आते हो तो क्या तुमको उसमें कॉपर और जिंक दिखते हैं? यहाँ कॉपर है, यहाँ जिंक है? नहीं दिखता है ना। अर्थात उसमें विलेय विलायक नहीं दिखा हमको अलग अलग, इसलिए पीतल विलयन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? विलयन कहलाएगा। ठोस ठोस से बना इसलिए ठोस विलयन कहलाएगा। कहलाएगा। तो ठोस ठोस के विलयन के उदाहरण में क्या आएगा? क्या आएगा? मिश्र धातुएं, जैसे पीतल, कांसा आदि। पहला हमारे ये प्रकार का हो गया। इसी प्रकार से हम आगे बढ़ते जाएंगे। इसको विलेय को ठोस ही रखो, विलायक को कर दो द्रव। इसका तो तुमने बहुत उदाहरण पढ़ा है। बताओ तो नहीं उदाहरण। विलेय ठोस हो, विलायक द्रव हो। वही चीनी पानी का विलयन, चीनी नमक का विलयन, ये सब तो उसी के उदाहरण है ना। इसी प्रकार से हम आगे बढ़ते जाएंगे तो हमको 9 प्रकार मिलेंगे। कितने प्रकार मिलेंगे? 9 प्रकार। क्योंकि इस ठोस के साथ 3 मिलेगा, फिर द्रव के साथ 3 ठो मिलेगा, गैस के साथ 3 ठो मिलेगा। ठीक है, तो 9 प्रकार और उनका उदाहरण फटाफट शुरू करो। ये सारणी बनाओ, अब इसमें लिखना शुरू करते हैं। पहला नंबर लिख भी लियो ना, ठोस ठोस, उसके बाद मिश्र धातुएं, पीतल, कांसा आदि। दूसरा नंबर लिखो। दूसरा नंबर ठोस द्रव, मतलब विलेय ठोस, विलायक द्रव। हो गया। इसके उदाहरण में लिख लो। चीनी या नमक का जल में विलयन, चीनी या नमक का जल में विलयन, चीनी या नमक का जल में विलयन। हो गया ना। उसके बाद तीसरा लिखो, विलेय ठोस ही रहने दो, विलायक गैस कर लो। हो गया। इसमें एग्जाम्पल लिख लो। इस हमको समझ में नहीं आ रहा कौन सा एग्जाम्पल है। कपूर का गैस में विलयन, कपूर का गैस में विलयन।
वही तो हम भी नहीं समझ रहे कौन सा गैस होगा। लिख लो, बस एग्जाम्पल लिखता रहोगा। हो गया। अब प्रकार नोट को पढ़ना है तो कुछ एग्जाम्पल तो चाहिए ही। अब 4 नंबर लिखो। देखो ठोस के साथ तीनों हो गए। अब इसको विलेय को द्रव किया जाए। द्रव का ठोस में करो। द्रव के साथ फिर ठोस द्रव गैस बनाएंगे। अर्थात जब विलेय हो, विलेय द्रव हो और विलायक क्या हो, ठोस हो, तो क्या बनेगा? इसमें कोई एग्जाम्पल? धातु अमलगम, इसका एग्जाम्पल है धातु अमलगम। कोष्ठक में लिख देना धातुओं का पारा के साथ मिश्रण। धातुओं का पारा के साथ मिश्रण। पारा जानते होगे द्रव अवस्था में होता है, ठीक है, और धातुएं ठोस होती हैं, तो धातुओं को पारा में मिलाओगे तो धातु का अमलगम बनता है। जैसे सोडियम को पारा के साथ मिला दे तो सोडियम अमलगम बन जाएगा, जिंक को पारा के साथ मिला दे तो जिंक अमलगम बन जाएगा, ठीक है। ये प्रकार से याद रखना। 5वां नंबर लिखो। विलेय को द्रव ही रहने दो, विलायक को भी द्रव कर लो। इसका तो सबसे सामान्य एग्जाम्पल, रोज ठेंगे पे भीड़ लगती है, शराब। हो गया। छठवां नंबर लिखो। जब ये द्रव हो और विलायक गैस हो गया। वायु में जलवाष्प, वायु में जलवाष्प। देखोगे वायु में जल की छोटी छोटी बूंदें, तभी तो आर्द्रता अर्थात नमी होती है वायु में, ठीक है। वायु हमारा गैस हो गया, वो ज्यादा मात्रा में है, जलवाष्प उसमें घुली है, जल की छोटी छोटी बूंदों के रूप में, तो वो द्रव अवस्था में है। चलो अगला नंबर। अब इसको क्या किया जाए? ठोस हो गया, द्रव हो गया, अब इसको गैस करो। गैस, गैस को मिलाओ ठोस में। गैस को मिलाएंगे ठोस में। हो गया। इसका एग्जाम्पल ये H2-PD, H2-PD अर्थात पैलेडियम पर हाइड्रोजन का अधिशोषण। अर्थात उसी में लिख लेना पैलेडियम पर हाइड्रोजन का अधिशोषण। ये जो H2PD है ना, एक अपचायक का कार्य करता है। हो गया। अगला नंबर लिखो। गैस द्रव, पैलेडियम पर अधिशोषण। पैलेडियम PD, पैलेडियम होगा, हाइड्रोजन का पैलेडियम पर अधिशोषण। हो गया। अब लिखो लास्ट नंबर लिखो। गैस का गैस, इसको बोले नहीं क्या अभी? 8वां नंबर। गैस का द्रव में था ना, तो गैस का द्रव में लिखो सोडा वाटर। सोडा वाटर, कोष्ठक में लिख देना जल में CO2।
का मिश्रण। हो गया, ये ध्यान में रखते रहना। जल में CO2 कैसे घुलती है, दाब बढ़ा के घोलते हैं। तुमने देखा होगा शैंपेन की बोतल, मैच खत्म होने के बाद अचानक खोलते हैं तो जिस ढेर सारा झाग निकलता है ना, वो शैंपेन की बोतल ही होती है। उसमें पानी में दाब बढ़ाकर CO2 घोले रहते हैं और लकड़ी के कारक से उसको बंद कर देते हैं और उसको खोलने से पहले एक बार हिला देते हैं, जिसके अंदर दाब बढ़ जाता है और जैसे ही लकड़ी खोलते हैं अचानक तेजी से गैस बाहर निकलना प्रारंभ करती है। जैसे ही बाहर निकलेगी तो जब किसी द्रव के अंदर से गैस निकलती है तो झाग बनता है, तुमने देखा होगा। पानी में पाइप लगा के फूको तो झाग बनता है कि नहीं बनता है, बस वैसे ही। तो जब उस पानी के अंदर से CO2 अचानक बाहर निकलना चाहती है तो पानी को झाग के रूप में तेजी से बाहर फेंकती है, तो झाग बाहर निकलती फैल जाती है। समझ गए, ये ध्यान दिए रहना। वो उस गैस के घुले होने के कारण ही होता है। सामान्यतया जो कोई भी गैस होती है वो द्रव में आसानी से नहीं घुलती है। समझ गए, अगर उस गैस को द्रव में घोलना है तो हम दाब डाल के घोलते हैं, अर्थात दाब बढ़ाते जाते हैं उसका, और दाब बढ़ाते हैं उसमें घुल जाती है, दाब बढ़ा के ही उसको बंद कर देते हैं। आया समझ में? उसके बाद जब उसको खोलते हैं तो दाब बढ़ा के तो तुमने घोल दिया, लेकिन हमारे सतह का तापमान कितना होता है, 1 वायुमंडल होता है। मान लो हमने उसको 10 वायुमंडल करके उसमें घोल दिया, जब तक बंद रखे हैं तब तक बॉटल के अंदर 10 ATM है और बॉटल के बाहर कितना ATM? 1 ATM। अभी हम लोग यहाँ पे एक बॉटल रख दें, सोडा वाटर की बॉटल यहाँ पे हम रख दें, ठीक है, उसको बंद करके हमने रखा है, तो मान के चलो उसमें CO2 होता तो नहीं, 10 ATM पे और ज्यादा होता है। तो मान लो हमने 10 ATM पे उसको घोल के रखा है, लेकिन अभी हमारे वायुमंडल का दाब कितना है, 1 वायुमंडल, अर्थात 1 ATM, लेकिन इसका कितना है, 10 ATM। तो जैसे ही हम ढक्कन खोलेंगे तो ढक्कन खुल जाएगी, तो ऊपरी सतह वायु के संपर्क में आ जाएगी, अर्थात बाहरी सतह के संपर्क में आएगी, तो तुरंत वहां पे दाब कितना हो जाएगा, 1 वायुमंडल हो जाएगा, होगा ना। अचानक जब 10 से दाब 1 वायुमंडल होगा तो वो गैस जो उसमें घुली है, क्या वो घुली रह सकती है? वो घुली कब थी, जब हमने 10 वायुमंडल किया था। जैसे ही 10 से 1 वायुमंडल हुआ तुरंत वो गैस तेजी से बाहर निकलती है, और जब गैस तेजी से द्रव में से बाहर निकलती है तो द्रव को अपने साथ झाग के रूप में लेकर बाहर निकलती है। इसका एक सामान्य उदाहरण तुम देख सकते हो, जो ठंडा पीते हो, ठंडा पीते हो, उसमें मिला होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट खाने वाला सोडा, अर्थात मीठा सोडा। और उस डिब्बे को ठंडा कर लो, मतलब जब ठंडा हो वो, और तेजी से हिला दो एक बार। तेजी से हिलाने से क्या होगा, जो अंदर सोडियम बाइकार्बोनेट रखा गया है वो टूट जाता है सोडियम कार्बोनेट प्लस H2O प्लस CO2 में। समझ गया, समझ में नहीं आया? ठंडे की बोतल में सीधे सीधे CO2 नहीं घोलते क्योंकि वो तो घुलेगा ही नहीं, लेकिन उसमें जो सोडियम बाइकार्बोनेट होती है वो बोतल को तेजी से हिलाने पर सोडियम कार्बोनेट प्लस CO2 प्लस H2O में टूट जाती है, तो उसके अंदर CO2 बन जाती है। तो जब अंदर CO2 बनी है तो उसको उसके अंदर घुले रहना है, तो अंदर का दाब बढ़ना पड़ेगा, बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, इसलिए बोतल के अंदर का दाब बढ़ जाता है, और जैसे ही ढक्कन तुम खोलोगे तेजी से गैस बाहर निकलेगी। ज्यादा देर तक हिला दोगे बोतल फट जाएगी, ये ध्यान दिए रखना। अगर ठंडा हो चुका है वो और तेजी से हिला दो देर तक तो बोतल फट जाएगी, गारंटी, ये ध्यान में रखे रखना। इसीलिए ज्यादा देर तक उसको नहीं हिलाया जाता, थोड़ा सा हिला के खोल देते हैं, लेकिन हिलाते भी नहीं, क्योंकि हिलाएंगे तुरंत गैस बाहर निकल जाएगी। और तुमने देखा भी होगा जब उसको ग्लास में डालते हो अचानक तो गैस ही बाहर निकलती है ना जल्दी जल्दी, जब ज्यादा ठंडा होता है तब होता है, क्योंकि वो अचानक CO2 गैस जब उसमें गिराओगे उसमें तो ग्लास से उसकी टक्कर होती है, और उसकी गतिज ऊर्जा जैसे ही बढ़ती है तुरंत ही सोडियम बाइकार्बोनेट टूटने लगता है, और सोडियम बाइकार्बोनेट टूटता है तो अंदर से CO2 गैस बाहर निकलना प्रारंभ करती है, वही उसको झाग के रूप में बाहर निकालती जाती है। समझ गए, तो याद रखे रहना इसको। चलो कहां तक पहुंच गए, लास्ट नंबर लिख लो, गैस। गैस
इसके उदाहरण में तो वायु, वायु। अब तुम कोई भी दो गैस मिला दो, वो हमेशा मिश्रण ही अर्थात विलयन ही बनाएगा। गैसों के मिश्रण हमेशा समांगी मिश्रण होते हैं। दो गैसें कहीं पर भी मिला दो, तुम उनको अलग अलग नहीं देख सकते हो। देख सकते हो क्या? एक तो गैस हमको दिखती ही नहीं है, दो गैस मिला दिए, चाहे दो मिला दो चाहे चार मिला, तो दिखेगी पता। जब एक तो नहीं दिख रहे, दो ठो कहां दिखेगी? समझ गए? ध्यान में रखते रहना। वायु दिखता तो कितना अच्छा होता है। गर्मी के मौसम में मान लो घर में हवा नहीं आ रही, बाहर दिख रही, पकड़ लिया उसको, अंदर रख लो, काम हो जाता है। लेकिन ऐसा नहीं होता है। चलो बाकी चीजें कल होंगी, अब कल देखेंगे।